अगर कल्पना की जाए, चारों तरफ एक घना बिल्कुल अंधेरा जंगल है, आसपास ऐसी आवाजें गूंज रही हैं जो पूरी तरह से दिल दहला देने वाली हैं। हाँ, और हर परछाई के पीछे एक अनजाना खतरा छिपा है। उस वक्त अगला दिन देखने की कोई गारंटी नहीं होती थी। बिल्कुल, ये किसी एक्शन मूवी का सीन नहीं लग रहा, बल्कि ये लाखों साल पहले का भारतीय उपमहाद्वीप है, जहां जिंदा रहना रोज की एक नई और भयानक जंग थी। आज की इस गहरी छानबीन में हमारा मिशन इन्हीं हालातों को समझना है। सही कहा। और हम आज कुछ बेहद दिलचस्प शोध पत्रों और दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं। राइट, जिसका विषय है द फर्स्ट इंडियंस फ्रॉम स्टोन टूल्स टू सेटल्ड सिविलाइजेशन। हमारा असली उद्देश्य ये जानना है कि इस जमीन के इन पहले निवासियों ने राख, बर्फ और समय की इन कठोर चुनौतियों का सामना आखिर कैसे किया। देखिए, इस सफर की सच्चाई को समझने के लिए ना हमें इतिहास के पिछले कुछ हजार सालों वाले चश्मे को पूरी तरह उतारना होगा। हमें वक्त में करीब 15 लाख यानी 1.5 मिलियन साल पहले जाना होगा। 1.5 मिलियन साल पहले। ओह वाओ। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि हमारे पूर्वज, जिन्हें हम होमो इरेक्टस कहते हैं, वो अफ्रीका से पैदल चलकर यहाँ आए थे। राइट। एक बेहद लंबा और थका देने वाला सफर तय करके। राइट। और जब वे यहाँ पहुंचे तो उनका सामना आम जानवरों से नहीं हो रहा था, बल्कि विशालकाय हाथियों और ऐसे बाघों से था जिनके दांत चाकू के समान लंबे और खतरनाक थे। तो मेरे दिमाग में ना एक बहुत बड़ा सवाल आता है यहाँ पर। मतलब इन इंसानों के पास आत्मरक्षा के लिए शेर जैसे तेज नाखून तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। गेंदे जैसा मोटा चमड़ा भी नहीं था, और भागकर जान बचाने के लिए चीते जैसी रफ्तार भी नहीं थी। तो इन भयानक जानवरों के बीच वो रोज सुबह उठकर आखिर खुद को जिंदा कैसे रखते थे? ये बहुत बढ़िया सवाल है। बिना किसी शारीरिक ताकत के जिंदा रहने का एक ही तरीका था, और वो था अपने आसपास की चीजों को अपने फायदे के लिए बदलना। मतलब टूल बनाना। एग्जैक्टली। उन्होंने एक ऐसी खोज शुरू की जिसने मानव इतिहास को पलट दिया। उनका सबसे बड़ा आविष्कार था स्टोन हैंड एक्स, यानी पत्थर की कुल्हाड़ी। ये उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति थी। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अगर इस पत्थर की कुल्हाड़ी के फंक्शन को देखें तो ये उस जमाने का स्वे-सामी नाइफ लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। एक आश्चर्यजनक मल्टी टूल जिसने अचानक से मानव और उन विशालकाय जानवरों के बीच की लड़ाई को बराबरी पर ला दिया था। तो फैट और प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत था, और इस गाढ़े पोषण ने ही उनके दिमाग के विकास को एक रॉकेट जैसी रफ्तार दे दी। लेकिन मेरे दिमाग में एक पुशबैक आ रहा है यहाँ। तकनीक अपनी जगह ठीक है, पर क्या एक अकेला इंसान सिर्फ एक पत्थर लेकर विशालकाय हाथी को गिरा सकता था? अकेले तो बिल्कुल असंभव था। वही ना। क्या तकनीक से पहले टीम वर्क ही इन जनजातियों का पहला असली सुपर पावर नहीं था? एक पत्थर का औजार तब तक काम नहीं करेगा जब तक 10 लोग मिलकर एक जानवर को घेर न लें। मैं यहाँ इस पर थोड़ी और रोशनी डालना चाहूंगी। इन शोध पत्रों में एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है। तकनीक और टीम वर्क अलग अलग विकसित नहीं हुए थे। दोनों की जड़ें एक ही जगह थीं, उनके बदलते दिमाग में। अच्छा, वो कैसे? आइए इस पत्थर की कुल्हाड़ी को बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं, जिसे क्नैपिंग कहते हैं। एक आम जानवर पत्थर उठाता है और फेंक देता है, लेकिन जब होमो इरेक्टस ने पत्थर उठाया तो उसने उस पत्थर को वैसा नहीं देखा जैसा वो था। उसने उसके अंदर छिपे हुए औजार की कल्पना की। एग्जैक्टली। इसे दिमाग का फ्रंटल लोब संभालता है, जो प्लानिंग और कल्पना का सेंटर है। जब वे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर लगातार चोट करते थे, हर एक चोट के साथ उनके दिमाग के न्यूरल पाथवेज मजबूत हो रहे थे। ओह, न्यूरोप्लास्टिसिटी। सही पकड़ा। दिमाग की इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण जब उनकी समझ बढ़ी, तभी इशारों में संवाद करना, आगे की योजना बनाना और एक जटिल शिकार के लिए ग्रुप में काम करना संभव हो पाया। क्या इस दिमागी विकास का कोई ठोस सबूत मिलता है हमें? बिल्कुल मिलता है। तमिलनाडु के अत्तिरमपक्कम से, जहां करीब 1.5 मिलियन साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं, और उसके कुछ समय बाद मध्य प्रदेश के हथनोरा में करीब 5 से 6 लाख साल पुराने नर्मदा ह्यूमन की खोपड़ी मिली है। नर्मदा ह्यूमन, ये तो बहुत स्पेसिफिक डिटेल है। हाँ, ये साबित करता है कि ये दिमागी विकास भारत में तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा था। तो इस लगातार दिमागी विकास और टीम वर्क के दम पर उन्होंने अपनी एक स्थिर जगह बना ली थी। एक रिदम सेट हो गई थी उनकी जिंदगी में। खाना, शिकार करना, नया औजार बनाना और सरवाइव करना एक डेली रूटीन बन गया था।
पर ये रिदम ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। सही बात है, क्योंकि प्रकृति को शायद ये स्थिरता और मानव का फूड चेन में तेजी से ऊपर जाना पसंद नहीं आया। अर्थ की क्रस्ट के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा दिल दिला देने वाला संकट आकार ले रहा था। करीब 74,000 साल पहले की बात है। इंडोनेशिया में टोबा सुपर वोल्केनो फटा। ये आम ज्वालामुखी घटना नहीं थी, ये पिछले 2 मिलियन सालों में इस धरती पर हुई सबसे भयानक घटनाओं में से एक था। बाप रे! इसने आसमान में इतनी ज्यादा मात्रा में राख, धुआं और जहरीली गैस फेंकी कि धरती पर एक वोल्केनिक विंटर यानी ज्वालामुखी सर्दी पैदा हो गई। अगर इस मंजर को दिमाग में लाया जाए तो दिन के वक्त सूरज अचानक से गायब हो गया होगा, आसमान से बर्फ की जगह जहरीली दम घोटने वाली राख गिरने लगी होगी। बिल्कुल, तापमान अचानक से धराशायी हो गया था और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक मोती मौत जैसी राख छा गई। पेड़ पौधे जो पूरे इकोसिस्टम का आधार थे वो मरने लगे और उनके साथ साथ शिकार होने वाले विशालकाय जानवर भी खत्म होने लगे। ये सच में अपोकलिप्स वाले हालात थे, किसी दुनिया अंत की तरह। और यहाँ पर इन दस्तावेजों में एक ऐसी बात निकल कर आती है जो हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मध्य प्रदेश की सोन रिवर वैली में धाबा नाम की एक जगह है। वहां जब खुदाई हुई तो इस जहरीली राख की एक भारी भरकम परत मिली, लेकिन हैरत की बात यह थी कि राख की उस परत के ठीक नीचे और ठीक उसके ऊपर दोनों जगह एडवांस्ड पत्थर के औजार मिले। सही बात है। अब यहाँ मैं एक बार फिर पुशबैक देना चाहूंगा। एक ऐसे महाविनाश में जहां सालों तक सूरज नहीं दिख रहा, जहरीली राख आसमान से गिर रही है और बर्फीले हालात हैं, वहां इंसानों का बच निकलना आखिर व्यावहारिक रूप से कैसे संभव है? मैं समझ सकती हूँ, ये कितना अजीब लगता है। क्या ये मानना ज्यादा तर्कसंगत नहीं होगा कि शायद कुछ गिनती के लोग किसी ऐसी गुफा में छुप गए थे जहां राख का असर नहीं हुआ और ये पूरा सर्वाइवल बस उनकी अच्छी किस्मत थी? देखिए, ये किस्मत वाली थ्योरी सुनने में ठीक लगती है, लेकिन खुदाई में जो सबूत निकले उन्होंने इस थ्योरी को पूरी तरह नकार दिया है। अगर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस या किस्मत होती तो राख की उस मोटी परत के ऊपर हमें बिल्कुल वही पुराने ढंग के औजार मिलने चाहिए थे जो राख के नीचे थे। वेट, तो औजार अख्तर है क्या? हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि वही सेम टूल्स मिले। राख के ऊपर मिलने वाले औजार पहले के मुकाबले ज्यादा छोटे, ज्यादा रिफाइंड और बिल्कुल नए ढंग के थे। ओह वाह, इसका मतलब उन्होंने अपनी तकनीक बदल दी थी उस दौरान। सर्दी की वजह से विशालकाय जानवर मर गए और भोजन की बेहद कमी हो गई, तो इन इंसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को अडेप्ट किया। बड़े और भारी औजारों की जगह उन्होंने ऐसे नए औजार बनाए जिनसे बचे कुचे छोटे और तेज भागने वाले जानवरों का शिकार आसानी से किया जा सके। उनका विकास रुका नहीं? बिल्कुल नहीं रुका, बल्कि उस अपोकैलिप्टिक संकट ने उन्हें और ज्यादा रचनात्मक बना दिया। वो उस जहरीली राख के नीचे दबे नहीं, बल्कि एक विजेता योद्धा की तरह वहां से उभर कर बाहर आए। विनाश के ठीक बीच में अपने लिए एक नया रास्ता और नई तकनीक ढूंढ निकालना, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और ऐसा लगता है कि इस महाविनाश ने इंसान के दिमाग पर सिर्फ नए औजार बनाने तक का असर नहीं डाला। सही बात है, उनकी सोच में भी एक बड़ा बदलाव आया। एक ज्वालामुखी सर्दी से बच निकलने के बाद अब वो क्या खाएंगे और कैसे बचेंगे वाले बेसिक सर्वाइवल मोड से आगे निकल चुके थे। अब वे इस दुनिया में अपने अस्तित्व और अपनी कॉम्प्लेक्स भावनाओं को समझने और दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। और इस नए बदलाव का सबसे खूबसूरत सबूत हमें कहाँ मिलता है? भीमबेटका की घाटियों और रॉक शेल्टर्स में। वहाँ इन पूर्वजों ने एक ऐसी आर्ट गैलरी बनाई है जो दिमाग को चकराचौंध कर देती है। भीमबेटका, ये तो मानव विकास के सबसे चमकते हुए पन्नों में दर्ज है। इन लोगों ने रंग बनाने के लिए पूरी प्रकृति का इस्तेमाल किया था, राइट? हाँ, ओखरे यानी गेरू और लाइमस्टोन को पीसकर उसमें जानवरों की चर्बी या पानी मिलाकर बेहद पक्के लाल और सफेद रंग बनाए गए। गुफाओं की खुरदरी दीवारों पर उन्होंने जो उकेर दिया वो बस आड़ी टेढ़ी लकीरें नहीं थी। उनमें शिकार के दृश्य अजीब सी जिंदा दिली के साथ दर्शाए गए हैं। लोग जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें रहस्यमयी शामन्स यानी आध्यात्मिक गुरुओं जैसी आकृतियां भी मौजूद है। इन चित्रों को समझने के लिए ना एक आधुनिक एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ। ये उस जमाने के लोगों के लिए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या एक पर्सनल डायरी जैसा ही तो था। सही का, बिल्कुल एक डायरी जैसा। दिमाग में एक पूरा चित्र बनता है
कि एक थका देने वाले शिकार के बाद लोग आग के आसपास बैठे हैं और कोई शख्स दीवार पर चित्र बनाकर मानो आने वाली पीढ़ियों को एक परमानेंट मैसेज छोड़ रहा है कि हम यहाँ थे। हम यहाँ थे, एग्जैक्टली। हमने तोबा की राख देखी, हमने खौफनाक जानवरों से मुकाबला किया, हमने मौत को धोखा दिया, और इन सब के बावजूद हम यहाँ जश्न में नाचे। ये वक्त के पन्नों पर अपना अस्तित्व दर्ज करने का उनका अपना तरीका था। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी। इन चित्रों का गुफाओं में बनना एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन यानी बौद्धिक क्रांति का सबूत है। बौद्धिक क्रांति, थोड़ा और बताएंगी इस बारे में? देखिए, अगर इसको दिमाग के विकास के नजरिए से समझे तो एक सर्वाइवलिस्ट दिमाग सिर्फ फिजिकली सामने मौजूद चीजों के बारे में सोचता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना या सामने खड़ा खतरा। लेकिन दीवार पर एक ऐसी आकृति बनाना, जैसे एक रहस्यमयी शामन जो शायद सच्चाई में सामने खड़ा ही ना हो, ये पूरी तरह से कल्पना करने की ताकत को दर्शाता है। ओ, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि दिमाग अब ऐसी चीजों का चित्रण कर रहा था जो उसके सामने मूर्त रूप में थी ही नहीं। ये साफ दर्शाता है कि उस आदि मानव के पास अब सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद वाला दिमाग नहीं था, बल्कि जटिल भावनाएं, सामाजिक रिश्ते और आध्यात्म को महसूस करने वाला एक सच्चा मॉडर्न माइंड यानी आधुनिक मस्तिष्क था। एक सच्चा आधुनिक मस्तिष्क जिसकी कल्पना शक्ति ने उन्हें हर मुसीबत से पार लगाया। लेकिन प्रकृति अभी भी इनका इम्तिहान लेने से चूक नहीं रही थी। दिमागी रूप से पूरी तरह विकसित हो चुके इन इंसानों को एक बार फिर मौसम ने चुनौती दी। और इस बार चुनौती ठंड से नहीं बल्कि बढ़ते हुए तापमान से आई। आइस एज यानी हिमयुग खत्म हो रहा था। मौसम तेजी से गर्म होने लगा था। जो इलाके पहले बर्फ और घने जंगलों से ढके थे, वो अब गर्म होकर खुले मैदानों और घास के मैदानों में बदल रहे थे। और देखा जाए तो इस मौसम के बदलाव ने मानव इतिहास को एक बार फिर पूरी तरह से पलट कर रख दिया। हाँ, क्योंकि वातावरण के इस बदलाव के कारण शिकार का पूरा इकोसिस्टम ही बदल गया था। खुले मैदानों में विशालकाय जानवरों के छुपने की जगह कम थी और जानवर छोटे और तेजी से भागने वाले हो गए थे। तो पुरानी भारी पत्थर की कुल्हाड़ी लेकर एक तेज हिरण या खरगोश के पीछे भागना अब पूरी तरह से बेकार था, असंभव था। बिल्कुल। इस नई समस्या को सुलझाने के लिए मीजोलिथिक युग में मानव ने माइक्रोलिथ्स बनाए। ये बेहद छोटे लेकिन रेजर जैसे तेज और धारदार पत्थर के औजार थे। उन्होंने सिर्फ इन छोटे पत्थरों को तराशा ही नहीं, बल्कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के सिरों पर आगे बांधकर और चिपकाकर एक क्रांतिकारी हथियार बनाया। तीर और धनुष, यानी बो एंड एरो। सही पकड़ा। अब उन्हें शिकार के करीब जाने का खतरा नहीं उठाना था। वो एक सुरक्षित दूरी से तेजी से भागने वाले जानवर को गिरा सकते थे। ये माइक्रोलिथ तकनीक तो सच में उस वक्त का एक इंजीनियरिंग चमत्कार लगती है, लेकिन यहाँ दस्तावेज एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जो किसी कर्व बॉल की तरह सामने आती है और पूरी कहानी की दिशा ही बदल देती है। आप नियोलिथिक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। करीब 10,000 साल पहले एक बदलाव आया जिसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। मेहरगढ़, जो आज के बलूचिस्तान में है, वहाँ इंसानों ने अचानक से खानाबदोश शिकारियों की वो जिंदगी छोड़ दी। वो एक ही जगह रुक गए, किसान बन गए वो। एग्जैक्टली। उन्होंने गेहूं और जौ उगाना शुरू किया, भेड़ और गाय जैसे जानवर पाले और मिट्टी तथा ईंट के इस दुनिया के पहले गांव बसाए। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मुझे इस पूरे कॉन्ट्रास्ट पर गहरी हैरत होती है। कैसा कॉन्ट्रास्ट? देखिए, वही लोग जिनकी शुरुआती पीढ़ियों ने अफ्रीका से चलकर पूरी दुनिया का कोना कोना छान मारा, जिन्होंने महाद्वीप पार कर लिए, जो लोग अपनी कल्पना से नए हथियार बनाकर किसी भी मुसीबत में सरवाइव कर सकते थे, आखिरकार वो मेहरगढ़ में मिट्टी के छोटे घर बनाकर एक ही जमीन के टुकड़े पर क्यों रुक गए? उनका इतना बड़ा सफर वहां ठहर क्यों गया? ये बहुत ही गहरा सवाल है, पर मैं बताती हूँ। ये ठहराव किसी थकान या आलस का नतीजा नहीं था। ये उनकी सबसे बड़ी और सोची समझी रणनीति थी। अच्छा? जब इंसानों ने बीज को जमीन में होते और फसलों के उगने का पैटर्न समझ लिया, तो उन्हें एहसास हुआ कि खाने के पीछे रोजाना भटकने और जानवरों का पीछा करने से बेहतर है खाने को अपने पास उगाना। मेहरगढ़ में उनका ठहरना उस स्थिरता, उस स्टेबिलिटी का प्रतीक था जिसकी इंसानियत को सदियों से तलाश थी। स्थिरता। तो इसने उनकी जिंदगी में क्या बदला? खाली समय। जब हर दिन शिकार करने का दबाव नहीं था, तो लोगों ने नए काम शुरू किए। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी का आविष्कार हुआ। खेती में काम आने के लिए औजारों को और ज्यादा पॉलिश्ड किया गया।
और इसी फ्री टाइम और स्थिरता ने श्रम के विभाजन को यानी डिवीजन ऑफ लेबर को जन्म दिया होगा। कोई समाज में किसान बन गया, कोई बर्तन बनाने वाला, तो कोई औजार बनाने का एक्सपर्ट। सही बात है। इस स्थिरता ने उन जटिल समाजों की नींव रखी जो आगे चलकर महान सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में पूरी दुनिया में विकसित और मशहूर हुई। तो इस सब के बाद आइए आखिर में इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हैं इस गहरी छानबीन के लिए। फर्स्ट इंडियंस की ये कहानी सिर्फ धूल खाते हुए पुराने पत्थरों का सिलसिला तो बिल्कुल नहीं है। ये एक लगातार चलती हुई लड़ाई की कहानी है। ये उन बाघों और हाथियों से सिर्फ टीम वर्क और दिमाग के दम पर भिड़ने की कहानी है। बिल्कुल। और तोबा ज्वालामुखी की उस जहरीली राख के बीच रोशनी खो जाने के बावजूद नए औजार बनाकर उम्मीद जगाने की भी कहानी है। भीमबेटका की दीवारों पर अपने अस्तित्व और भावनाओं को उकेरने और आखिरकार मेहरगढ़ के मैदानों में दुनिया के पहले गांव बसाकर सभ्यता के बीज बोने की कहानी है। ये सब दर्शाता है मानव की बेजोड़ रचनात्मकता और उसके लचीलेपन को। और ये लचीलापन आज भी इन तमाम सदियों के बाद भी आधुनिक मानव के डीएनए में जिंदा है। इन शोध पत्रों और दस्तावेजों से यही पता चलता है कि बाहरी बदलाव और चुनौतियां चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, इंसानी दिमाग अपनी टेक्निक और अडेप्टेशन से हर मुसीबत को आकार देकर उसे अपने फायदे में बदल सकता है। ये हमारी विरासत की सच में सबसे मजबूत कड़ी है। पर यहीं पर इस छानबीन के ठीक आखिरी पड़ाव पर इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर एक ऐसी आशंका जन्म लेती है जो दिमाग को बुरी तरह झकझोर देती है। और मैं आज ये आखिरी विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। दस्तावेज ये तो बताते हैं कि मेहरगढ़ में फसलें उगाकर और मिट्टी के घर बनाकर इंसानों ने सभ्यता की नींव रखी। इसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा गया, मानव इतिहास की सबसे बड़ी तरक्की और ठहराव। लेकिन क्या? लेकिन इसे एक कदम पीछे हटकर एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचिए। क्या वाकई इंसानों ने खेती को अपनाया था या फिर खेती ने इंसानों को हमेशा के लिए कैद कर लिया था? ये तो दिमाग घुमाने वाला सवाल है। लाखों सालों तक जो मानव जनजाति बिना किसी रोक टोक पूरी आजादी के साथ जमीन के बेड़ियों के बिना एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक चलती रहती थी, जो आग, बर्फ और ज्वालामुखी दोनों को मात देकर बच निकली थी, वो अचानक गेहूं के खेतों को बचाने के लिए और मिट्टी के उन घरों की देखभाल करने के लिए एक ही जमीन के टुकड़े और बदलते मौसम की मोहताज हो गई। एक तरह से उन्होंने अपनी फ्रीडम दे दी। वही ना। क्या मानव इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की कीमत इंसानों को अपनी उस आधी अनंत आजादी को देकर चुकानी पड़ी? क्या सर्वाइवल की उस लड़ी हुई थकान को मिटाने के लिए उस आजादी का सौदा उन मिट्टी के घरों और गेहूं की बालियों से कर लिया गया? ये एक ऐसी गुत्थी है जिस पर चर्चा और सोच विचार काफी लंबा चलने वाला है। इस दिलचस्प और थोड़े अजीब सवाल के साथ हम अपनी इस गहरी छानबीन को यहीं रोकते हैं। पढ़ने, खोजने और समझने का ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।